हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के पार्ट में हम कवर करेंगे हमारी क्लास सिक्स्थ से जो हमारा चैप्टर है थर्ड, व्हाट इज़ गवर्नमेंट। इसके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। और उसी के बारे में जो भी क्वेश्चन है ये सभी इनके आंसर और क्वेश्चन को साथ साथ देखते हुए हम इनको अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट डाउन करेंगे। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बुक से अलग है, तो ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और वहाँ से इनको याद भी करना है। स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा था, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक है उससे हम 3 वीडियो अपनी बना चुके हैं, जिसमें हमने इस पार्ट को, इस पूरे टॉपिक को कवर किया था, जिसमें हमने गवर्नमेंट के बारे में, फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में और उसके बाद लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में कवर किया था। तो आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने इस वीडियो के पार्ट में कवर कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाई आर सम रूल टू बी मेड, यानी कि गवर्नमेंट जो करती है वो कुछ रूल और रेगुलेशन बनाती है। तो हमें उन रूल और रेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमें रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास आंसर में हम लिखेंगे टू कंट्रोल रिसोर्सेज। ओके, जो हमारी कंट्री में रिसोर्सेज है उनको कंट्रोल कर सके। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो हर पर्सन उनको अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज़ करेगा। ओके, जैसा वो चाहेगा, जितना वो चाहेगा उतना ही यूज़ करेगा। इससे क्या होगा कि वो रिसोर्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अगर गवर्नमेंट उनके लिए पहले ही रूल बना देती है कि आप इस लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो, तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट द बाउंड्री ऑफ कंट्री। ओके, तो जो रूल्स बनते हैं वो ओनली कंट्री के हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री को सेफ रखने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ओके, रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं वो कंट्री को, मतलब जो कंट्री में लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल फ्रीली उनके साथ बिल्कुल इक्वल बिहेव हो, इस टाइप में वो पीसफुली अपनी लाइफ स्पेंड कर सके। ओके, और इसके लिए ज़रूरी है कि कंट्री के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। बाहर से कोई हमारा दुश्मन देश का को अगर कोई पर्सन है तो वो हमारी बाउंड्रीज़ में, हमारी कंट्री में ना आ सके, इसलिए बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं। टू सिक्योर द लाइफ ऑफ पीपल, ठीक है, जो पर्सन होते हैं, जो पीपल्स है कंट्री की, उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए भी रूल्स बनाए जाते हैं। ओके, तो ये हमारे पास रूल्स क्यों बनाए जाते हैं उसकी रीजन है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनके एग्जाम्पल देने, मतलब ऐसे कौन कौन सी फील्ड है, ऐसे कौन कौन से काम है जो ओनली किसके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो वो कौन कौन से, देखो, जैसे यहाँ पर रेलवे है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, भारत पेट्रोलियम है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो ये सब किसके इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है। ओके, ये सब किसके लिए काम करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो ये सब हम लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, मतलब जो कंट्री है वहाँ पर रूल रेगुलेशन बनते हैं, तो वो कौन बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। और इन इंस्टीट्यूशन, ये कुछ एग्जाम्पल है उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन ए गवर्नमेंट फंक्शन। ओके, एक गवर्नमेंट के क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले द गवर्नमेंट मेक लॉज। ओके, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉज बनाती है। तो हमने पहले भी देखा था कि गवर्नमेंट की सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी कंट्री में बिल्कुल पीसफुली सभी लोगों को एक साथ, उनके साथ, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कुछ लॉज बनाने पड़ते हैं। और ये काम कौन करेगी, वहाँ की गवर्नमेंट करेगी, वही लॉज बनाएगी और वहाँ की पॉपुलेशन उसको फॉलो करेगी। उसके बाद द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव टू फॉलो दीज लॉज। जो लॉज बनेंगे, जो कानून बनेंगे, उन सबको उस कंट्री के सिटीजन, उस कंट्री में जो लोग रह रहे हैं वो सभी उसको फॉलो करेंगे। इट हैज़ ऑल्सो द पावर टू मेक डिसीजन।
अगर कोई कंट्री में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इश्यू क्रिएट हो जाता है, तो उस इश्यू को ख़त्म करने के लिए, उसको सोल्व करने के लिए, उसको हटाने के लिए अगर कोई डिसीजन लेना होता है, तो उसकी पावर भी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास होती है। ओके, गवर्नमेंट उससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकती है। उसके बाद इट इज हैज़ ऑल्सो द पावर टू एनफोर्स दीज डिसीजन। उसने जो डिसीजन लिया है, अगर कोई पर्सन उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो भी गवर्नमेंट का काम है कि वो अपने डिसीजन को फोर्सफुली फॉलो कराए, क्योंकि वो डिसीजन अगर फेवर में है, क्योंकि जो हमारी कंट्री होती है उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के हमेशा अगेंस्ट होते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपनी मर्जी से कंट्री चलाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर पूरी कंट्री में हर पर्सन अपने अकॉर्डिंग काम करेगा, तो उससे कंट्री को एक अच्छे वे में, एक अच्छे डायरेक्शन में मैनेज करना, कंट्रोल करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। इसलिए हम अपने गवर्नमेंट को अपॉइंट करते हैं, और वो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो कैसे कंट्री को मैनेज करती है, कैसे कंट्री को कंट्रोल करती है। इसलिए उसको हमने पावर दी है कि वो डिसीजन ले, और जो अगर कोई पर्सन डिसीजन को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रूल रेगुलेशन बना और उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट उसके लिए कोई भी स्टेप ले सकती है, उससे मतलब एनफोर्स। अगर कोई डिसीजन सही है, लोगों के फेवर में है, लेकिन लोग उसको मानने के लिए रेडी नहीं है, कुछ तो रेडी है लेकिन कुछ नहीं है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फोर्सफुली अपने डिसीजन को फॉलो करवाए। ओके, उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के टू टाइप्स के बारे में हमने यहाँ से पूछा है, तो यहाँ पर हमने बता दिया डेमोक्रेसी और मोनार्की। डेमोक्रेसी कौन सी गवर्नमेंट होती है? पीपल चूज दियर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो खुद अपनी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। दे आर द वन who टेक डिसीजन एंड मेक लॉज थ्रो दियर इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। मतलब पीपल जो होंगे वो किसको सिलेक्ट करेंगे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे इलेक्शन के अकॉर्डिंग। इलेक्शन हो गए, जिसको भी मेजोरिटी वोट मिलेगी वो बन जाएगा पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव। और कोई भी डिसीजन होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई भी डिसीजन लिया जाना है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकता है और अपनी थॉट्स, अपनी थिंकिंग बता सकता है, ताकि जो डिसीजन आए वो उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों के फेवर में हो। तो ये किस में होता है? डेमोक्रेसी में होता है, कि वहाँ पर लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनसे पहले डिस्कस किया जाता है, डिसीजन लेने से पहले। उसके बाद हमारे पास आता है मोनार्की। द गवर्नमेंट रन बाय ए किंग और ए क्वीन, और मोनार्क इज मोनार्की। ठीक है, या को मतलब जब कोई किंग होता है, कोई क्वीन होती है, या कोई एम्परर होता है, अगर वो कोई गवर्नमेंट चला रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनार्की बोलते हैं। ओके, और वहाँ पर जहाँ पर मोनार्की होगी, जहाँ पर किंग क्वीन या मोनार्क रूल होगा, वहाँ पर सारा काम, जो भी रूल और रेगुलेशन होंगे वो कौन लेंगे? वहाँ के एम्परर, मतलब जो किंग है, क्वीन है, जो मोनार्क है, वही सभी डिसीजन लेंगे। वहाँ के लोगों को, वहाँ के पीपल्स को किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। द किंग और क्वीन टेक डिसीजन एंड मेक लॉ। ठीक है, जो किंग और क्वीन होंगे वही सारे डिसीजन लेंगे, बाकी किसी को भी कोई भी राइट नहीं होगा डिसीजन लेने का या कोई भी लॉज बनाने का। ओके, तो ये किस में होता है? मोनार्की में। उसके बाद हमारे पास आता है, व्हाट आर द थ्री मेन फीचर ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की तीन मेन फीचर्स कौन कौन सी है? डेमोक्रेसी की तीन अच्छी बातें। सबसे पहले, पीपल इलेक्टेड दियर लीडर। ठीक है, सबसे पहले तो क्या कि जो पीपल है वो क्या कर सकते हैं? अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, उनको चुन सकते हैं अकॉर्डिंग टू थ्रो किसके? वोटिंग के अकॉर्डिंग। उसके बाद इट इज़ ए रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं कंट्री के, उनके अकॉर्डिंग रूल होता है। वो जिसको चाहेंगे उसको गवर्नमेंट में ला सकते हैं, और जिसको चाहे उसको गवर्नमेंट से बाहर कर सकते हैं। तो वहाँ पर सारा काम किसके अकॉर्डिंग होगा? पीपल्स के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। जो पीपल होंगे
वो डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, मतलब जैसे मान लो 10,000 लोग हैं, 10,000 पर्सन है, तो वो 10,000 में से कोई एक पर्सन या दो तीन चार पर्सन उनमें से रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने अपने सिलेक्ट कर दिए। अब वो चार क्या करेंगे, उन 10,000 के लिए जो डिसीजन लिया जाना है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे कि किस टाइप का डिसीजन होना चाहिए, कैसे फॉलो होगा, कौन फॉलो कराएगा, उन सब से रिलेटेड हर टाइप का डिसीजन जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव लेंगे। तो ये सब किस में होता है, ये डेमोक्रेसी में होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आर दोज डेमोक्रेसी इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट थ्रू दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ओके, तो क्या होगा वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में, मतलब पर्सन जो होंगे, कंट्री के जो पर्सन होंगे वो अपने में से ही क्या करेंगे, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। इलेक्टेड का मतलब होता है कि वो वोट करेंगे और जिस भी पर्सन को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होंगे, जिसको सबसे ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, वो बन जाएगा वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव। और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में वर्क करेगा, गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिए जाने हैं उसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये सब किस में होता है, ये प्रोसीजर कहाँ पर फॉलो होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। द रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर दियर एंटायर पॉपुलेशन। जिस भी पॉपुलेशन ने उस रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया है, ओके, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि 10,000 में से एक पर्सन को हमने सिलेक्ट कर दिया कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो ये जो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ये सभी डिसीजन लेगा इन 10,000 लोगों के लिए। ओके, एंटायर पॉपुलेशन जो होगी उसके लिए डिसीजन लेगा और उनके बारे में ही सोचेगा। These democracies has universal adult franchise. All the adult of the country are allowed to vote. Okay, तो जो डेमोक्रेसी होगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होगी, वहाँ पर क्या फॉलो होगा, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होगा कि कंट्री के हर एक अडल्ट पर्सन को वोटिंग राइट होगा, मतलब वो वोट डाल सकता है। तो ये सभी तीनों बातें कहाँ पर फॉलो होगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है, बिफोर इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द वोटिंग सिस्टम इन इंडिया। जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, जब हम फ्री नहीं हुए थे, तो उस टाइम इंडिया में वोटिंग सिस्टम क्या था। तो आंसर में हमारे पास आता है, ए स्मॉल माइनॉरिटी हैड द राइट टू वोट। मतलब बहुत ही कम पर्सन ऐसे थे जिनको राइट टू वोट था, जिनको बहुत ही, मतलब बहुत कम लोग थे, बहुत कम ऐसे पर्सन थे जिनको वोटिंग का राइट होता था, सभी पर्सन को वोटिंग का राइट नहीं था। नेक्स्ट, दे कम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजोरिटी एज द माइनॉरिटी मेड रूल एंड रेगुलेशन फॉर द मेजोरिटी। उन सब ने क्या किया था कि वो सब ये चाहते थे कि कुछ पर्टिकुलर पर्सन को ही वोटिंग राइट ना मिलके, बल्कि सब एक ऐसा रूल या ऐसा रेगुलेशन बनाया जाए जिसकी वजह से मेजोरिटी में सभी लोगों को वोटिंग राइट मिल सके। ओके, वो ये सोचते थे कि माइनॉरिटी लोगों को वोटिंग राइट ना मिलके मेजोरिटी लोग, मतलब कंट्री के हर एक पर्सन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, इस ताकि रूल और रेगुलेशन में, क्योंकि रूल और रेगुलेशन जो होते थे वो लोगों को फॉलो करने होते थे। तो अगर वहाँ पर ज़्यादा मेजोरिटी वाली प्रोसेस, अगर मेजोरिटी को हम ज़्यादा फोकस करते हैं तो रूल और रेगुलेशन ज़्यादा अच्छे होंगे और उनको लोग ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में फॉलो भी करेंगे। इसी टॉपिक में हमें एक केस स्टडी भी दे रखी है। केस स्टडी में हमें बता रखा है कि जो वुमेन सफर मूवमेंट थे, ओके, वुमेन भी ये चाहती थी कि उन्हें भी मैन के इक्वल वोटिंग राइट, मैन के इक्वल जो बाकी और भी राइट थे वो मैन के इक्वल मिलने चाहिए।
लेकिन उनको नहीं मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने काफ़ी मूवमेंट किए थे। तो उन मूवमेंट के बारे में बताना है। तो उसके लिए उन्होंने वुमेन सफ्रेज मूवमेंट किए थे। ओके। और वो जो हमारी फॉरेन कंट्री है, जैसे यूरोप है, यूएसए है, वहाँ की वुमेन ने सबसे पहले इस बारे में सोचा था कि हमें भी इक्वल राइट मिलने चाहिए। जितने राइट मैन के पास है, जितने राइट मेल पर्सन के पास होते हैं, इतने ही राइट फीमेल को भी मिलने चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने मूवमेंट किए और उसकी केस स्टडी हमें यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहले हमने इस केस स्टडी को पढ़ना है और उसके बाद केस स्टडी को पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इनके आंसर देने हैं। ओके। तो देखते हैं। नववेयर इन द वर्ल्ड द गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर। मतलब पूरी कंट्री में ऐसा नहीं है कि हर जगह एक जैसी ही गवर्नमेंट है। अलग अलग टाइप से अलग अलग गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम करती है। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। ओके। तो यूएसए और यूरोप के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि वहाँ पर जो वहाँ की वुमेन थी या वहाँ के जो पुअर पर्सन थे, उनको गवर्नमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। इसलिए वो इस बात से बहुत परेशान थे, इस बात से लड़ रहे थे कि उनको भी गवर्नमेंट बनाने में, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, जो वुमेन और पुअर पर्सन थे उनके लिए। ओके। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गेट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था तो वुमेन ये बोल रहे थे कि उनको भी कौन सा राइट मिलना चाहिए, वोटिंग राइट। मतलब उनको भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन राइट टू वोट। ओके। तो उस टाइम तक क्या स्टार्ट हुआ, वुमेन सफ्रेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और सफ्रेज का मतलब यहाँ पर किससे लिया गया है, राइट टू वोट। मतलब वुमेन ने किसके लिए फोकस, किसके लिए फाइट करनी स्टार्ट की गवर्नमेंट से, राइट टू वोट के लिए। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मैन वर्क। क्योंकि उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था और फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि काफ़ी मैन ऐसे थे जो फाइट करते करते मतलब वो उनकी डेथ हो गई थी। जो वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें वो किल हो गए थे, मर गए थे। जिसकी वजह से जो वुमेन थी वो ये चाह रही थी कि जो मेल को जो वर्क कर रहे थे, मैन जो वर्क कर रहे थे, तो उनकी जगह पर वो भी काम कर सकती है। Many women began organizing and managing different kind of work। और उसी टाइम क्या किया कि काफ़ी जो वुमेन थी उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप से अपने काम को, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग, जो भी उनको आता था उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड के वर्क को ऑर्गेनाइज करना और मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। When people saw this they began to wonder why they had create so many unfair stereotype about women and what they are capable to doing। मतलब जब लोगों ने देखा कि वुमेन जो है वो भी वर्ल्ड वार के टाइम पर वो भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन दे रही है वर्ल्ड वार में, वो भी ये सोच रही है कि उनको भी मैन के इक्वल ही काम मिलना चाहिए, तो हमने उनके साथ इतना अनफेयर बिहेव क्यों किया। क्योंकि हम तो ये जानते थे हमेशा से कि वुमेन जो है वो हमेशा, उनको तो घरों में ही रहना चाहिए, घर से बाहर निकल कर कोई काम नहीं करना। उनकी जो कैपेबिलिटी थी, उनकी जो क्वालिटी थी वो हमने देखी ही नहीं, उनको हमने दबा कर रखा। सो वुमेन बिगन टू बी सीन एज बीन इक्वली कैपेबल टू मेकिंग डिसीजन। इसलिए उस टाइम लोगों को फील होने लग गया कि वुमेन भी इक्वली कैपेबल है डिसीजन के लिए। ओके। अगर वो घर चला सकती है तो वो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी को, और सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही वो गवर्नमेंट में भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बन सकती है। The suffragists demanded the right to vote for all women and to get their demand heard, they changed themselves to railing in public place। और इसलिए जो मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट में डिमांड होने लग गई कि वुमेन को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने काफ़ी रैलीज निकाली पर पब्लिक प्लेस पे, ताकि लोग भी उसके लिए, जो बाकी पर्सन है वो भी अवेयर हो सके।
मैनी सफरेज वर imprisoned एंड went टू हैंगर स्ट्राइक। ओके, काफ़ी जो पर्सन मतलब जो मूवमेंट करने वाले पर्सन थे, जो नेशनलिस्ट थे, वो उनको काफ़ी को जेल भी जाने पड़ा और उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की, भूख हड़ताल भी की। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और काफ़ी बार फोर्स जो है, वर्क जो फोर्स होती थी, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट चलते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट ये सोचती है कि कैसे भी करके उस मूवमेंट को ख़त्म कर दे, ताकि लोग उससे आगे कुछ ना सोच सके। इसलिए उन्होंने अपनी जो फोर्स है उसको भी यूज़ कर लिया। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920, और उसके बाद जो मूवमेंट चला वो इतने तेज़ी से चला कि अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट मिल गया। और कब मिला था? 1920 में। Will women in the UK go to right to vote on the same term as men some year later in 1928, और उसी के थोड़े दिन बाद ही यूके में जो वुमेन थी उनको भी राइट टू वोट मिल गया। और उनको कब मिला? 1928 में। तो ये थी हमारे पास केस स्टडी, जिसमें हमने देखा कि यूएसए और यूरोप में जो पुअर पर्सन और जो वुमेन थी उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव हो रहा था। उनको डिसीजन में, गवर्नमेंट में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि वो सभी एक साथ मिलकर अपने हक के लिए लड़ेंगे। और उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, जिसकी वजह से उनकी डिमांड, उनका मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। उनका मूवमेंट कौन सा था? वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, और जिसमें बेसिकली फोकस किया गया था राइट टू वोट पर। ओके, जब वुमेन ने देखा कि वर्ल्ड वार की वजह से काफ़ी मैन जो है वो फाइटिंग करते करते वो जा चुके हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं, तो उन्होंने उनकी जगह लेनी स्टार्ट कर दी। कुछ ऐसे काम, मतलब अलग अलग टाइप के काम उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मैनेज करना उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे सोसाइटी के लोगों को ये फील होने लग गया कि वो वुमेन के साथ बहुत ही गलत बिहेव करते हैं। वो ये सोचते हैं कि वुमेन कुछ कर नहीं सकती, तो उनकी कैपेबिलिटी पर उनको बिलीव नहीं होता। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वुमेन भी कर सकती है, उनको भी इक्वली राइट मिलने चाहिए, ओके, इसलिए उन्होंने डिमांड की, राइट टू वोट की, और पब्लिक को भी अवेयर किया रैलीज निकाल कर कि आप भी हमारा सपोर्ट करें। और उसके बाद काफ़ी जो मूवमेंटर्स थे जिन्होंने मूवमेंट किया था, उनको काफ़ी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। और एट लास्ट अमेरिका की जो वुमेन थी उनको 1920 में राइट टू वोट मिला। और उसके बाद यूके में भी जो वुमेन थी उनको भी राइट टू वोट मिला। कब? 1928 में। ओके, तो ये केस स्टडी थी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इससे रिलेटेड ही सबसे फर्स्ट, वेयर एंड वो हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, कहाँ पर और कौन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन के लिए लड़ रहे थे? तो इन यूरोप और यूएसए में। और वो कौन लड़ रहे थे? वुमेन एंड जो पुअर पर्सन थे वो। व्हेन हैड वुमेन स्ट्रगल गोट स्ट्रेंथ, मतलब जो वुमेन स्ट्रगल कर रही थी वो एक आपस में कनेक्ट, यूनिटी में कब आई? ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस टाइम पर। वाई वॉज द स्ट्रगल कॉल्ड वुमेन सफ्रेज मूवमेंट, उसको वुमेन सफ्रेज मूवमेंट क्यों बोलते हैं उस स्ट्रगल को? वुमेन स्ट्रगल वॉज कॉल्ड वुमेन सफ्रेज मूवमेंट बिकॉज एज द टर्म सफ्रेज मीन राइट टू वोट एंड वुमेन वर डिमांडेड या स्ट्रगलिंग फॉर राइट टू वोट। इसलिए बोलते हैं उसको वुमेन स्ट्रगल मूवमेंट, क्योंकि जो वुमेन थी वो ये चाहती थी कि उनको भी राइट टू वोट मिलना चाहिए। और उस टाइम सफ्रेज जो वर्ड है उसका मीनिंग होता था वोट से रिलेटेड, इसलिए उस मूवमेंट का नाम, उस स्ट्रगल का नाम क्या रख दिया? वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर वुमेन कॉल्ड टू वर्क इन मैन फील्ड ड्यूरिंग द वार? बिकॉज मैन हैड गोन टू वॉर फ्रंट टू फाइट, मतलब जो वुमेन थी वो मैन की फील्ड में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। तो क्यों किया था? क्या रीज़न था? तो रीज़न क्या था? क्योंकि जो मैन थे वो वार में फाइट करते करते, जो वर्ल्ड वार चला हुआ था उसमें फाइट करते करते उनकी डेथ हो गई थी। इसी वजह से उन्होंने मैन की जगह लेना स्टार्ट कर दिया था। वाई वर वुमेन सी एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग,
तो इसमें बिकॉज एट वर्क प्लेस वुमेन डिड वंडर एंड वर्क बेटर देन दियर मैन काउंटर पार्ट। ओके, तो मतलब जब ये लोगों को ये पता चला कि उनको भी इक्वली, मतलब जो वुमेन है वो भी मैन के अकॉर्डिंग, मैन के इक्वली ही काम कर सकती है डिसीजन मेकिंग में। तो ये कैसे पता चला? क्योंकि जब वुमेन ने वर्क प्लेस पर, मतलब रियल में, जब पहले तो वो ओनली हाउसेस पर ही काम करती थी, घरों में ही काम करती थी, लेकिन जब वो रियल फील्ड में आकर काम किया और उन्होंने ये देखा, वहाँ के लोगों ने देखा कि वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, तो उस टाइम उनके मन में जो उनके लिए एक स्टेरियोटाइपिंग बिहेवियर था वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद हमारे पास है वुमन सफरगेट्स। तो कौन कौन थे? वो बिलीव्ड एंड एडवोकेट फॉर वुमेन वोटिंग राइट। मतलब जो सफरगेट थे वो कौन कौन थे? जो ये चाहते थे कि वुमेन को वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और वो इसके लिए लड़ भी रहे थे। व्हेन डिड अमेरिकन वुमेन गोट राइट टू वोट? अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट कब मिला? 1920 में। व्हेन डिड यूके वुमेन गेट राइट टू वोट? तो जो यूके गवर्नमेंट थी उसने अपनी कंट्री की वुमेन को राइट टू वोट कब दिया था? इन 1928 में। ओके, अमेरिका में मिला था 1920 में और यूके में मिला था 1928 में। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर थर्ड, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, क्लास सिक्स्थ से, तो इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो हमारी बुक में नहीं है। ये एक्स्ट्रा से क्वेश्चन है, ये इसलिए ये आपको सभी अपनी फेयर नोटबुक में सारे क्वेश्चन लिखने हैं और इनको अच्छे से याद भी करना है। ओके, तो आई होप जो क्वेश्चन हमने इसमें अभी सोल्व किए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट किए हैं, वो सभी आपको अच्छे से समझ आए और आप उनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने के साथ साथ अच्छे से याद भी करें। थैंक यू।